चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे का सेशन पहले अपन टीपीए का लेंगे और फिर दूसरा सेशन अपन कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो टीपीए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीपीए की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ सबको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, कोई बताएगा मुझे? 137। 137। ठीक है। चैप्टर कितने हैं? 8 ठीक है। शेड्यूल है या नहीं? है। किस चीज पे है? शेड्यूल किस चीज पे है? ये बेसिक सवाल है भाई। चलो ये ध्यान रखना, शेड्यूल तीन चीजों में क्लासिफाई हुआ है। पहला स्टैट्यूट्स, जो रिपीलिंग एक्ट के पहले थे, पहले स्टैट्यूट्स थे, वो था। दूसरा एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तीसरा रेगुलेशंस। ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। मैम रिपील वाले प्रोविजंस है शेड्यूल में, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। सॉरी, रिपील वाले प्रोविजंस है, स्टैट्यूट्स, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। रिपीलिंग वाले प्रोविजंस है बेसिकली शेड्यूल के। इसके लिए रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है, पता है किसी को? सेक्शन 3, सेक्शन 2। सेक्शन 2 रिपील वाला। हाँ, ठीक है। वैसे इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है टीपीए में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर कल को पूछ ले ये कॉमन क्वेश्चन कि क्या शेड्यूल भी इंक्लूडेड है, तो हाँ, शेड्यूल अभी भी है टीपीए में। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ये ध्यान रखना। क्या मैं तुम्हें पूरा एक तरह से रिवाइज करवा रही हूँ, ये समझ लो वाइवा कम की रिवीजन ज्यादा है। अगर नहीं भी बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट खोल के बता देना, लेकिन कोशिश करो कि तुम उस क्वेश्चन को समझ के आंसर कर पाओ, क्योंकि मेन मैम जो क्वेश्चन आप बताओ वाइवा में हमसे पूछो ना, वो लिखवा भी देना, जिससे हम एक प्री का एक वो वैसा ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ। जी मैम। पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ कि वो वहां पे तुम्हें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। जब तुम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर करके एक डॉक्ट्राइन दे रखी है। हम इसका ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, किसे कहते हैं ये? हम या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है या फिर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन 8 में आता है। ये आता है अटैच टू द अर्थ की प्रोविजन में, जो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी ना मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है ये, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है, ये अटैच टू द अर्थ है फिक्सचर। यस मैम, यस मैम। अटैच टू द अर्थ की जो टर्म है उसके साथ पढ़ा जाता है डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये ऐसे बता दो। अच्छा ये बताओ, रिटन ट्रांसफर कहाँ कहाँ किन किन सेक्शंस में एप्लीकेबल है टीपीए में, कि जिसको मैंडेटरीली आपको इन राइटिंग करना जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है? कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे ये लगता है? सॉरी कई मैम। बार मैम आपकी आवाज ही नहीं आई थी नेटवर्क इश्यू की वजह से। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, लिखित इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिखित ही बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में। हाँ। रिटन ट्रांसफर जो होता है, यानी कोई भी चीज को हमें मैंडेटरी ट्रांसफरेबल, अगर कोई यहाँ पे ट्रांसफर तो वो राइटिंग में होना जरूरी है मैंडेटरीली। तो ऐसे कहाँ कहाँ ये प्रोविजंस दे रखे हैं? टीपीए ने कहा मैंडेटरीली ये बोल रखा है कि ये राइटिंग में होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हम लीज, हाँ, लीज में, सेल में सेल में, और हंड्रेड गिफ्ट में। गिफ्ट में, और एक्शनेबल क्लेम में, एक्शनेबल क्लेम। तो बेसिकली तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, सेक्शन 54, 59, 107, 108, 123 एंड 130। खुला है। हम्म, सॉरी।
अपना म्यूट करके रखो, ठीक है। अच्छा चलो, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये नंबर ऑफ स्टेट्स में पूछा गया है कि कौन सी चीज को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की कैटेगरी में डालते हैं, किसको नहीं डालते हैं। Section 6, मैम. नहीं नहीं, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। Sorry, मैम. इट्स ओके। अच्छा ये बताओ, क्या पार्टीशन को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानते हैं या नहीं मानते? No, ma'am, because it is done by act of the parties. बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, ओके। ये बिल्कुल सही कह रही है। वीएन सारिन वर्सेस अजीत कुमार के केस में ये हेल्ड हुआ था कि पार्टीशन इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्या हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि कहाँ पर हम पार्शियल रिस्ट्रेन को वैलिड मानते हैं? Section 10, ma'am. 11, sorry. Section 10 or 11. सेक्शन 10। हाँ मैम, yes मैम, एलियनेशन को लेकर. पार्शियल रिस्ट्रेन इज वैलिड अंडर सेक्शन 10। किस रेस्पेक्ट में होता है वो पार्शियल रिस्ट्रेन? आंशिक रूप से हमने किसी को एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. नहीं, हम किस तरह से लीज में मैम, लीज में और बेनिफिट ऑफ वुमेन. वेली, इसका एग्जैक्ट टर्म होगा कि आपने यू हैव एंजॉयड द प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो पर्टिकुलर मैनर के लिए आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हो तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। पार्शियल रिस्ट्रेन उसमें वैलिड होगा अगर पर्टिकुलर मैनर में आपके लिए बोला गया। मैम, चलो ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि कंडीशनल ट्रांसफर कहाँ दे रखा है? 25. इसकी क्या क्या कंडीशंस है? Ma'am, the condition should not be void, opposed to law, and not opposed to public moral and policies. And किसी ने सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? lawful object and lawful यस मैम, पढ़ा है consideration. लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन। अगर वो याद है तो ये भी याद कर लो, सेम है, Yes, ma'am. ठीक है ना। इसके Yes. ग्राउंड्स है इम्पॉसिबल, कोई अगर इम्पॉसिबिलिटी हो, कोई फॉरबिडन बाय लॉ हो, कोई चीज डिफीट हो जाए लॉ डिफीट हो या किसी की, अगर किसी की बॉडी को या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी करते हो या फिर इमोरल एक्ट करते हो। हाँ, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है। एक ये कई बार पूछा गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन। 27. 27। वेरी गुड, वेरी गुड। और डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। 26. 26, करेक्ट। याद तो है सबको, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा चलो ये बताओ, क्या ईसमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट No, हेरिटेज? ma'am. वेरी गुड। ये एग्जैक्ट लाइन पूछी जाती है नंबर ऑफ जुडिशरी में, ये क्वेश्चन दसों बार मैंने देखा है। मैम वापस से रिपीट करना है, लास्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा? सेक्शन 6 का क्लॉज सी जो है, इसको तुम मार्क कर लो अपने बैरक में। इस लाइन को बकायदा दसों बार, पूरी की पूरी लाइन को दसों बार जुडिशरी ने रिपीट करा है सेक्शन सी का सी में, कि ईसमेंट क्या ट्रांसफर हो सकती है क्या अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज? नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। मैम, एक कंडीशन प्रीसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट भी तो आता है ना, हाँ, फुलफिलमेंट. वो अलग है, वो अलग है। कंडीशन प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट कंडीशंस की क्या है? अब जब 20, आपने 26 और 29 यही तो है। हाँ, तो क्या है इसमें कंडीशंस कैसे होती है? कंडीशन प्रेसिडेंट तो ये होता है कि जैसे इसमें सब्सटेंशियली भी अगर आपने पार्ट को कम कर दिया कंप्लीट तो वो फुलफिल मानी जाती है, लेकिन अगर कंडीशन सब्स्टिट्यूएंट का अंदर है कि स्ट्रिक्टली उसको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ऐसी अगर बात करूं, अब एक इलिस्ट्रेशन बोलती हूँ कि ए ने ट्रांसफर करा अपना फार्म बी को, ठीक है। अपना फार्म फार्म जो है
उसने बी को ट्रांसफर किया, किस लिए? फॉर हर लाइफ टाइम, कि उस जब तक वो जीवित है वो लेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या डाल दी कि वो अपने पति को डिसर्टेट नहीं करेगी, मतलब उसको छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है, छोड़ के सी के पास नहीं जाएगी, ये ऐसी कंडीशंस डाल दी। तो क्या ऐसी कंडीशन को तुम वैलिड मानोगे या नहीं मानोगे? मैम नहीं, कंडीशन वॉइड, ट्रांसफर वैलिड। हाँ, बट ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी। कंडीशन वॉइड हो जाएगी लेकिन ट्रांसफर वैलिड होगा। तो ये कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 में, बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, टाइम फॉर परफॉर्मेंस का सिद्धांत कहाँ दे रखा है? टाइम फॉर परफॉर्मेंस, ध्यान रखना ये है 33 और 34 में, ठीक है, ओके मैम। 33 और 34 में, ठीक है। अब ये बताओ, क्लॉक ऑन रिडेम्पशन क्या होता है? मैम जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज कर रखा है, तो जो मॉर्गेजर होता है तो वो तो रिडीम कर सकता है, but if certain circumstances happen, then he is not able to, like if he has not paid the money by the time of foreclosure. तो क्या इस पे ये एक स्पेसिफिक लाइन यूज की जाती है क्या, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ Always a मॉर्गेज? mortgage, yes ma'am. तो ये लाइन किस केस से आई थी, कोई बताएगा? मैम ऑप्शंस दे वो आ जाता। ऑप्शन तो वहां पे मैं तुम्हें दे दूंगी, चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन दे दिया। एक तो हो गया मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कसरी, Yes ठीक है। ma'am. बी हो गया करमचंद वर्सेस बलवंत राय, ठीक है। फिर तीसरा हो गया ये वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार कर लो। और चौथा हो गया ये डैनियल वर्सेस डेविडसन। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा सही लगा है तुम्हें? नहीं, मैम ए। नहीं, हम कंफ्यूज हो गए। बी, बी बी। ओके। करमचंद्र वर्सेस बलवंत राय, ओके मैम। ओके। ये नोट कर लेना। ए वाला जो है ना, ये एक लीडिंग केस है सेक्शन 35 का। इलेक्शन। सेक्शन 35 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन इसकी ऑफ। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, इसकी एक मैक्सिम है, वो मैक्सिम क्या है, कोई बताएगा? One he cannot probate and disprobate in time. नहीं, No person can pass a better title than he himself has. ये वाली नहीं है, नो, नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द मैम ये सेम। appropriate और reprobate में ही आता है। ये इसी की है, Hot and cold at the same time. ये इसी की है, हॉट एंड कोल्ड वाली एक ही साथ में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट होता है सेक्शन 41, मैम ये है ostensible owner वाला। एक्सटेंसिबल ओनर का। इसमें जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है, किस नेचर का होता है? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड, इनवैलिड होगा? वैलिड होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो ट्रांसफरी गुड फेथ में ये मानता है कि ये एक्चुअल ओनर यही है। Without notice and with consideration. मैंने 4 ऑप्शंस दिए, वॉइड, वॉइडेबल, इनवैलिड और वॉइड एब इनिशियो। बताओ क्या करोगे तुम इसमें? वैलिड, नॉट वॉइडेबल होगा ये। फिर से पढ़ना, शेल नॉट बी वॉइडेबल, तो इसे वैलिड मानोगे तुम? वैलिड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। वैलिड मैम। वैलिड कितने कह रहे हैं? मैम वैलिड वैलिड ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि है ना वो उसमें मतलब वो गुड फेथ में है ट्रांसफर, उसको पता नहीं है कि इसका एक्चुअल ओनर कौन है, और वो विद कंसिडरेशन हुआ है, तो वो वैलिड ही होगा ना। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही थी, तुम्हें होना नहीं था। तुमने सही आंसर दिया था, वैलिड ही होता है, हाँ। नहीं होता है ना, इनवैलिड होता है, ठीक है। मैं तुम्हें
चेक कर रही थी। अच्छा, एस्टॉबल बाय डीड कहाँ दे रखा है? 43 43। इसे और भी कुछ कहते हैं? accord फीडिंग, the एम्प्टी। grant by estoppel फीडिंग ग्रांड बाई टोपल। हाँ, ठीक है। सेक्शन 41 का लीडिंग केस लॉ क्या है? इसको जया दयाल वर्सेस बीवी। बीबी पोद्दार हजारा। जयदयाल पोदाल वर्सेस बीबी हाजिरी। करेक्ट। याद तो है सब? चालू क्यों परेशान हो रही थी तुम? मैम मैंने पढ़ा नहीं है ना, तो मेरे को थोड़ा टेंशन हो रहा है कि भाई एग्जैक्ट ऐसे याद नहीं आता जल्दी से कोई क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं पूछ रही हूँ, कुछ अलग नहीं पूछने वाले वो। क्योंकि अच्छा मैंने बताओ, लेक्चर्स देखे थे तो थोड़ा बहुत इसे याद है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे प्रीलिम्स में, कहीं एकदम घुस घुस के नहीं है ना ये लोग पूछने वाले। जो पूछना होगा ना वो, अब ज्यादा जब सब्जेक्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो मैं एक प्लस पॉइंट बता रही हूँ, जब ज्यादा सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं ना, तो जो पूछने का स्कोप होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है। तो जब लिमिटेड होता है ना, तो एग्जामिनर वही पिक करता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जी ये मैम। भी इसी मेंटालिटी से ही होता है पेपर सेट। मैम लास्ट टाइम है ना बहुत लेंदी पेपर बनाया था ना, तो वही टेंशन है कि इस बार इतना लेंदी बना देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं 110% श्योर हूँ पेपर लेंदी होगा ही नहीं। हाँ, बच्चे अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के जो दे रहे हैं ना, उनके लिए अच्छा स्कोर करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। कट ऑफ वेरी, बट हाँ मैं ये इतना कहूंगी, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी इसमें, इतना श्योर हूँ। चलो ये बताओ मुझे, कहाँ रजिस्ट्रेशन मॉर्टगेज में कहाँ जरूरत नहीं होती? किस टाइप ऑफ मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड? Deposit of title deed. In which kind of mortgage registration is not required? ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन ए मैम इंग्लिश नो नीड। है। मैम शायद से डिपॉजिट बाय टाइटल डीड होगा। हाँ वैसे तो वही है, मैं ऑप्शन दे रही थी, चलो ठीक है। ओके, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये तुमसे जरूर पूछूंगी मैं। ये बताओ मुझे कि लीज को डिटरमाइन करने का ऑप्शन किसके पास अवेलेबल होता है? आरजेएस में ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। लेसर। लीज को डिटरमाइन करने का मतलब खत्म करने का ऑप्शन किसके पास अवेलेबल होता है? लेसर के पास, लेसी के पास, या दोनों के पास, या दोनों के पास ही नहीं? हम लेस दोनों के पास। दोनों के पास? आर यू श्योर? ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है आरजेएस में, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये ध्यान रखना, ये सेक्शन 110 है, पढ़ के जाना। इसमें साफ कह रखा है कि ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लेसी के पास होता है, ठीक है? लेसर के पास भी नहीं होता, ये लेसी के पास होता है, ठीक है? कि वो लीज को डिटरमाइन कर सके, खत्म करने का राइट जो है सिर्फ और सिर्फ लेसी के पास होता है। 2 या 3 बार मैंने खुद ने देखा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है मैम, ये आता ही है, हर बार ही आता है ये आरजेएस में। हमेशा आता है, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, आरजेएस वालों का, इसमें तो लीज का ही है। मैम इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका लेसी। करेक्ट आंसर रहेगा लेसी। लेसी। ओके मैम। ऑप्शन इज अवेलेबल टू द लेसी, ओके मैम थैंक यू। ठीक है? अच्छा, सब्रोगेशन। 92। 92। अरे वाह, वेरी गुड। और ये क्या बोलते हैं, ओनरस गिफ्ट 127। 120। 127, वेरी गुड। अच्छा, ये मैक्सिम किस में लगती है? ही who wants roses must not fear the thorns। जिसको रोज मिल रहा है उसको कांटों से डरना नहीं चाहिए। ये मैक्सिम किस में लगती है? सेल। ऑप्शंस दो, ABCD। यस मैम। ठीक है। ए ओनरस गिफ्ट, बी यूनिवर्सल गिफ्ट। मैम यूनिवर्सल गिफ्ट। हाँ लो आ गया ना।
आंसर यूनिवर्सल डोनी जो होता है उसके ऊपर होते हैं। मैम एक बार मैगजीन का नाम बता देना। He who wants rose, he who wants rose must not fear the thorns. जो फूल चाहता है उसको कांटों से नहीं डरना चाहिए, उसको उसके साथ ही मिलेगा। ऐसे याद रखो। मैम ये HMA में भी तो है ना, क्या? हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा कुछ है, हाँ, शिल्पा लेकिन शैलेश का केस। उसका केस है, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट जो है यूनिवर्सल होने के लिए ये एप्लीकेबल होगा, यस मैम, यस मैम। वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो किस डेट से लागू होता है? डेट ऑफ ट्रांसफर से या डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से? सेकंड ऑप्शन क्या है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगी, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है मैंने सेक्शन 132 से, जहाँ पे बोला है कि लायबिलिटीज और इक्विटीज के मामले में जो ट्रांसफर ही होता है उसकी एक्शनेबल क्लेम डिसाइड होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 132 पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। मैम एक बार वापस रिपीट करना, आपने क्या बोला? सेक्शन 132 कहता है कि लायबिलिटीज एंड इक्विटीज ऑफ ट्रांसफरी जो है एक्शनेबल क्लेम के, उसकी जो वो एप्लीकेबिलिटी होगी ट्रांसफर की, वो एट द डेट ऑफ ट्रांसफर से होगी। ठीक है ना, वो लायबिलिटीज और इक्विटीज शेल अप्लाई फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये कहता है वो। अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ एक्सचेंज ऑफ मनी कहाँ दे रखा है? 121। 121, वेरी गुड। अच्छा ये एक, अब अगर ये ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं तो मुझे माफ करना, ये पूछना पड़ेगा मुझे क्योंकि आरजेएस वाले पूछ लेते हैं। सेक्शन 85 रिपील्ड कौन से एक्ट से हुआ है? बताओ मुझे। पूछते 80 हैं, है? ये तो पूछते हैं मैम, क्योंकि 2021 में क्वीन की डेफिनेशन पूछ ली थी रिपील्ड वाली। वही तो ये मैम बताओ छोड़ के आएंगे ये क्वेश्चन। सेक्शन 85 टू 90 रिपीलिंग पार्ट किस एक्ट से हुआ है? ऑप्शन देती हूँ तुम्हें। आर्बिट्रेशन एक्ट, पीपीए अमेंडमेंट एक्ट 2002, सी सीपीसी, डी नन ऑफ द अबव। बताओ। मैम बी। बिल्कुल नहीं। बी क्या था वैसे? नहीं, अमेंडमेंट एक्ट भी है, नहीं है, सीपीसी से रिपील्ड हुआ है। ठीक है ना, इसकी पोजीशन कौन सी थी? सूट फॉर कोर्ट क्लोजर, सूट और रिडेम्पशन। ये सीपीसी में कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, कौन से ऑर्डर में पढ़ते हो? ऑर्डर ऑर्डर नंबर मॉर्गेज 34। ऑर्डर 21 में। 21 में नहीं, 34 मैम। 34। हाँ भाई, मैं सोचू 21 कैसे हो गया भाई। ठीक है, तो ये वहां चला गया, सीपीसी से रिपील्ड हुआ है, ये ध्यान रखना। पूछ ले तो कल को। अच्छा ये बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर कहाँ दे रखा है? डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर इन विच सेक्शन? ऑप्शन दो। जी मैम। ए 101, ठीक है, बी 104, ठीक है, सी 91, डी 96। 96। ऐसे तुक्के मत मारो भाई। 91 में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम 101 में, मुझे पार्ट नहीं आता है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। 101 में आता है। ठीक है, सेक्शन 101। अच्छा ये बताओ मॉर्गेज डेट कहाँ दे रखा है? मॉर्गेज डेट सेक्शन
बताती हूँ तुम्हें, ABCD देती हूँ। A सेक्शन 56, C 59, D 130, C 130, D 134, मॉर्गेज डेट। 134। बिल्कुल करेक्ट। आता है, तुम लोग यूं ही घबराते रहते हो। देखो आधा घंटा निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। इसमें बहुत क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं। सेल का मैंने पूछा नहीं ना। नो मैम। सेल का पूछ लेते जरा। सेल का नहीं पूछा, 53A भी नहीं पूछा है। पार्ट परफॉर्मेंस। हम्म। अच्छा ये बताओ कि जहाँ पे टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 है, तो उसका ट्रांसफर कैसे होता है सेल में? मैम बाय पोजीशन और बाय रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड। ठीक है। और अगर रिवर्शन, अगर ट्रांसफर बाय रिवर्शन हो रहा है तो कैसे होगा ट्रांसफर? मैम ये भी उससे होगा, सेल इधर पोजीशन और रजिस्ट्रेशन। नहीं, रिवर्शन की बात कर रही हूँ। रिवर्शन पढ़ा नहीं है क्या तुम लोगों ने ये? रजिस्ट्रेशन खाली रजिस्ट्रेशन से होगा मैम। रिवर्शन, REVERSION, रिवर्शन। सेल हाउ मेड में जाके पढ़ो क्या लिखा है। tangible immovable property value of 100 rupees, or in case of reversion, or in any other intangible things। ये स्पेसिफिक टर्म पूछ लेते हैं ये लोग, फिर मार्क्स खा जाओगे। फिर वहां पे जाके ये मत कर देना कन्वर्ट, वहां पे करना बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली। ठीक है, रिवर्जन के केस में भी ट्रांसफर जो होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। ठीक है। यस मैम। बी वेरी स्पेसिफिक ऑन द लैंग्वेज ऑफ द बैरेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स को निकालना है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट की रीडिंग करो। मैम या रीडिंग कितनी बार करनी चाहिए हमें? रीडिंग जैसे जितनी नॉवल, बार हो सके उतनी बार। हाँ ये आपके ऊपर है। नॉवल की तरह पढ़ो, किसने मना किया है? बस थोड़ा अटेंटिव होकर नॉवल पढ़ना है, ये वो वाली नॉवल नहीं है कि आगे जाके क्या होगा वो हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे आंखों के सामने चलना चाहिए। क्या होता है, कई बार एक फ्लैशबैक भी आता है, जब अपन पेपर देते हैं ना, उस समय पे हमारी विजुअल मेमोरी भी काम करती है। तो अगर आपने ये लाइन कहीं पढ़ी होगी ना, तो आपकी एकदम से आपकी वो विजुअल मेमोरी क्लिक करेगी और आपका आंसर सही कर देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रीक्वेंट रीडिंग करो, विजुअल मेमोरी भी साथ के साथ चलती है एग्जाम के टाइम पे। जी मैम, और एक वो चीज भी आ जाती है, जैसे कोई क्वेश्चन अपन यहाँ लगाते हैं वो गलत हो जाता है ना, वो माइंड में फिर ऐसे हो जाता है कि हाँ ये अपन ने गलत किया था। और ये हाँ, ये एक तरह से फ्रीजिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। तो एक बार अगर आप फ्रीज हो चुके हो ना, तो फिर आपको फिर वापस से उस चीज पे वापस आपको है ना फ्रीज नहीं होने देते, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये गलती कर चुके हो पहले। हाँ इसलिए लैंग्वेज के बहुत कमांड रखना बेहतर है। ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है, जबकि सेल का सबको पता है कि रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से होता है 100 के ऊपर लेस देन ईदर बाय डिलीवरी और रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट। पर मैंने टर्म क्या ले लिया, रिवर्जन। अब रिवर्जन आधों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जी तो मैम। इस चीज को ऐसे पकड़ो, डायरेक्ट में से टर्म्स को उठाओ, टर्म्स क्या कहती है। ठीक है। जी मैम। अच्छा चलो, अब आते हैं हम हमारे इस पे। मेरे देखो बहुत अंधा कुआं है, इसका कोई अंत नहीं है। मैं तुमसे 2-3 और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो रिलेवेंट है। एक तो ये पूछ लेती हूँ, 53A। पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है ना। अब ये पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर तुम्हें 100% अगर क्वेश्चन घुमाना होगा एग्जामिनर को, तो इसमें तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन घुमा के देगा। ये पूछेगा कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देगा, उस प्रॉब्लम के हिसाब से तुम्हें आंसर करना पड़ेगा। तो तुम ऐसे केसेस में क्या करना कि उसके इंटेंशंस याद रख के चल के जाना। Ma'am, there's a mortgager, sorry, there's a transferor and there's a transferee, and the transferee has acquired possession
or he has retained the possession and he is ready and willing to perform his promise, and the transferor is making the is at the default, so the court can enforce it by part performance. ठीक है, वो डिपार्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या सपोज करो कि अगर, जैसे मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछती हूँ कि एक अग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है, ए का बी के साथ एक अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ ऑन दिस डेट, आज की डेट पे मान के चलते 26 को उसका अग्रीमेंट टू सेल हुआ, अब कल ही वो जाके पोजेशन ले लेता है, ठीक है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में 53 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बताओ। क्या अग्रीमेंट टू सेल इटसेल्फ, नो मैम, हाँ, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा मैम। तो नहीं होगा, And because it's mere agreement to sell and there is no from the factual situation there is no clarity as to there is the payment of consideration, because it's not a sale, it's just an agreement to sale. तो क्या अग्रीमेंट टू सेल साइंड या राइटिंग में नहीं होता है। हाँ मैम, मतलब इसकी तो रिक्वायरमेंट है मैम इस सेक्शन की कि रिटर्न में होना चाहिए वो। तो ये भी तो वही कर रहा है, आज मैंने जाके किया, सपोज करो मैंने बी के साथ जाके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट डे मैं है ना पोजेशन लेके उन्हें पहुंच गई और मैं वहां पे रहने भी लग गई, तो इस केस में क्या 53 एप्लीकेबल नहीं हो सकता है क्या, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। यहाँ पे टर्म यूज कर रखी है, एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर अ कंसिडरेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर वो किसी भी सेंस में कर रहा है और द मोमेंट पोजेशन ले लिया, देखो इसका की पॉइंट है पोजेशन लेना, अगर उसने पोजेशन ले लिया, ऑलरेडी पोजेशन में है या पोजेशन ले चुका है, तब फिर वो एक्सरसाइज करा सकता है अपनी राइट को, तो पोजेशन इसमें एक एसेंशियल की पॉइंट है। अगर मैंने कल के कल ही पोजेशन ले लिया, मैंने अग्रीमेंट फॉर सेल करने के बाद मैंने कल के कल ही पोजेशन ले लिया, तो अब मैं डिपार्ट कर सकती हूँ सेलर को कि तुम मैं ना आ नहीं सकते हो इस प्रॉपर्टी पे क्योंकि मैंने अग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, इवन दो मेरी रजिस्ट्री पेंडिंग है, इवन दो मेरा सेल डीड पेंडिंग है, लेकिन मैंने पोजीशन ले लिया है तो मेरी राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट की अगर बात करें ना तो ये ध्यान रखना कि पोजीशन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फ्री की पोजीशन मैंने पोजीशन ले लिया ना, द मोमेंट आई टुक द पोजीशन मैंने 53A की राइट एक्सरसाइज कर दी। मैम इवन विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्यों नहीं दूंगी, मैंने अगर एग्जीक्यूटरी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, तो क्या हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ गया, अग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसमें है, एग्जीक्यूटरी में, तो मैंने एक चीज तो करी थी ना, कंसिडरेशन तो दिया ही ना, कुछ तो दे के मैंने अग्रीमेंट किया ही होगा ना। यस मैम, यस मैम, कुछ तो एडवांस देके किया होगा ना, भाई इतने ले ले, अभी अगले अपन उसमें फिर पूरा फाइनल करेंगे। सपोज करो मैंने 50% करके मैंने पोजीशन अगले दिन ही ले लिया, तो फिर वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे धक्के मार के निकाल देंगे, निकल यहाँ से, तूने अभी 50% काट दिया। ऐसे केस के लिए 53 एक्सरसाइज होता है, ठीक है। ओके मैम। चलो मैं समझाने बैठ गई तुम्हें। मैम ये लास्ट जो स्पेसिफिक पार्ट है ना इस कप टीपी का, इसमें तो आप मेरे को ये बता दो कि इम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है स्पेसिफिक पार्ट, तो जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो एक दो सेक्शन बता दो मेरे को। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक मॉर्गेज हुआ, सेल हुआ, सेल के तो 3 ही सेक्शन है तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। ये मॉर्गेज को तुम 58 से लेके 79 तक तो कंप्लीट पढ़ के जाना, 81 82 भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। रिडेम्पशन का 91 से 96 इंपॉर्टेंट है, फिर 100 101 इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस एंड टेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 104, तो इसमें से छोड़ने वाले ज्यादा कुछ है नहीं जिसको तुम्हें मैं छोड़वाऊँ, ठीक है। लीज पूरा पढ़ना है क्या? पूरा पढ़ना है, एक्सचेंज भी पूरा पढ़ना है, गिफ्ट भी पूरा पढ़ना है। इनफैक्ट मैंने गिफ्ट में से तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा
कि क्या मुस्लिम गिफ्ट डीड जो है, सपोज मैं चलो ये पूछ लेती हूँ, क्या मुस्लिम गिफ्ट डीड को कंपल्सरी रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये भी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने वाला सीन है, इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज नहीं है स्पेसिफिक में। एक बार नजर डाल देना। वैसे तो तुम्हें पता ही है रिलेवेंट कौन सा है, मार्शलिंग कौन, सब कुछ है इसमें, यूजिंग फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज, ये काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। अब पूछने वाला तो ये भी पूछ सकता है कि कितने काइंड्स है हाँ। मॉर्गेज के, 4 5 6 8 कितने हैं बताओ? 6। 6। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, चलो अब अपन अपने दूसरे वाले पे स्विच करते हैं, इस पे आ जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इससे क्या तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, वाइवा लोगे ना, तो वाइवा से तुम्हें ये ध्यान रहेगा कि हाँ देखो मेरे को इतना तो आता है, इतनी तो मेरी अपनी तैयारी है कि अपन कल को अगर जाए अपन तैयार है। इसीलिए वाइवा लिया जा रहा है। हर चीज तो मैं पढ़ा भी नहीं सकती ना, मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। यही सेम चीज एग्जामिनर के साथ है, उसको भी पता है कि 2 घंटे में बच्चे को पेपर पूरा खत्म करना है, तो वो ऐसे क्वेश्चन धड़ाधड़ तो पूछेगा नहीं, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पूछेगा या फिर टीपीए ही नहीं पूछेगा। कॉन्ट्रैक्ट में से, टीपीए में से मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्या पता एक ही पूछे, एक ही पूछे, क्योंकि भाई अगेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। इनका हाँ। मेन हमेशा एग्जामिनर का है ना, मेजर पे ज्यादा रहता है। अगर अगर इनको पूछना होता है ना, फिर या तो पूरा मेजर में से ज्यादा एरिया को कवर अप कराते हैं, या फिर माइनर को है ना कर देते हैं। इनका हमेशा डिवाइड इसी तरह से होता है कि मेजर आधा, माइनर आधा। तो माइनर, ये माइनर की कैटेगरी में ही आएंगे कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए। मेजर में तुम्हें पता है सीपीसी होगा, सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, अब ये नए एक्ट जुड़े हैं, तो इसमें से तुम लोग मान के चलो 7 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। मेजर का क्वेश्चन ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, यस मैम। इसलिए मैं अगर सारी चीजें नहीं पूछ पा रही हूँ तुमसे, तो ये मत सोचो कि मैम ने आधी चीजें तो कवर अप ही नहीं कराई, मैंने वही कराई है जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका चैप्टर 2। क्या कहता है वो, मुझे बताएगा कोई? कहाँ से कहाँ तक है चैप्टर 2? वो सर मैम, चैप्टर 2 तो वो है ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला, सेक्शन 10 से लेकर है वो 75 तक। नहीं नहीं, 7? 75 तक तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, इतना 30 है। मैम। हाँ, 30। 30 तक, सेक्शन 30 तक। थोड़ा वो भी देख लिया करो भाई। चलो कोई नहीं। अच्छा ये बताओ कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ का स्टेटस क्या होता है वॉइड। इंडियन पर्सपेक्टिव वॉइड। में, लॉ के पर्सपेक्टिव में? वॉइड। वॉइड। पूरी तरह से वॉइड? आर यू श्योर? Mistake as to law. Void. जी मैम, इग्नोर। दोनों बोथ पार्टीज की मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों तरफ बार पार्टी की होने से मिस्टेक, वो वॉइड ही होता है सेक्शन 20 में। 21 की मैक्सिमम अगर मैं बोलूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, ये क्या कहता है? Ignorance of Indian law is no excuse. तो यहाँ पे क्या थ्योरी है? सेक्शन 21 क्लियरली स्टेट्स दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन लॉ आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ऐसी मिस्टेक को रिकग्नाइज नहीं करता है कोर्ट। ठीक है ना? Yes, और ma'am. यही अगर हम कहते हैं फॉरेन लॉ की, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं दिस इज वॉइडेबल या वॉइड। ये बताओ दिस इज वॉइडेबल या वॉइड, क्या बोलोगे तुम में से? वॉइड? वॉइड।
इसका इफेक्ट किसके हिसाब से माना जाता है? फैक्ट की। मिस्टेक एज टू फैक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक टर्म आती है इसमें, सजेस्टिया फॉल्सिया या सुप्रेसिया वेरी। ये एक लैटिन टर्म है। ये किस सेक्शन से डील करती है? सेक्शन 17 सेक्शन, फ्रॉड, सेक्शन 17। वेरी गुड। एंड व्हाट इज अ सबटल स्पीसीज ऑफ फ्रॉड? सबटल स्पीशीज ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का छोटा भाई। मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कुछ चीज अपने दिमाग से भी चलाया करो। फ्रॉड का छोटा भाई, जैसे मैंने एकदम ऐसे बोला देसी भाषा में, तुम भी अपने को ही है ना ऐसे कर दिया करो। अच्छा, मिरर रूल कहाँ दे रखा है? क्या? मिरर रूल, मिरर, आईना वाला रूल, मिरर रूल कहाँ दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? ऑप्शन देती हूँ मैं तुम्हें। ए सेक्शन 7, बी सेक्शन 10, सी सेक्शन 13 और डी सेक्शन 16। मिरर रूल। सेक्शन 16। शालू तुम बहुत तुक्के मारती हो। मैम फिर भी सही नहीं लगते, फिर मेरे तुक्के तो कभी सही लगते ही नहीं है। एग्जैक्ट मेरे को पॉइंट याद होगा ना तो ही मेरा क्वेश्चन सही होगा। मत ही करना ये गलती, वहां पे मैं मत तुक्के कर। मारती नहीं हूँ मैम, मेन पेपर में तो मैं मारती नहीं हूँ, नहीं आता है तो मैं छोड़ ही देती हूँ, पर मैं तुक्के नहीं मारती उसमें। हाँ बिल्कुल मत मारना, यहाँ चल जाएगा। हाँ, मार क्योंकि वहां तो अगर मार दिए ना तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। जाएगा। मिरर रूल, मिरर रूल दे रखा है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में। ठीक है ना, इसको मिरर रूल भी कहते हैं, बहुतों को नहीं पता है। अच्छा ये बताओ, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस जहाँ पे एक ब्रांच इलीगल है और अदर लीगल है, तो क्या स्टेटस होगा? हम लीगल विल लीगल वाला तो valid वैलिड होगा, मतलब वो तो कॉन्ट्रैक्ट, और इलीगल वाला वो एनफोर्स नहीं करवा सकते। if it's non-severable, then the whole contract is void. ठीक है, इसमें जो छवि ने कहा है वो होगा बेसिकली, लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड, है ना? ये कौन से सेक्शन में दे रखा है? मैम एक बार वापस से रिपीट करिए। सेक्शन, अच्छा ये मैं बताती हूँ। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस जिसमें एक ब्रांच इलीगल है और अदर का हमें पता नहीं है। 58। 58, 58, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, सेक्शन 42 जो है किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ, मैं ऑप्शन देती हूँ। ए सर्वाइवरशिप, सी सक्सेशन, सी बी सक्सेशन, सी बोथ और डी नन ऑफ द अबव। मैम सर्वाइवर वाला होगा शायद उसमें वो। सर्वाइवर और सक्सेशन ये दो प्रिंसिपल्स है, तो सेक्शन 42 किस पे बेस्ड है? सर्वाइवर। सर्वाइवर पे। अच्छा, सक्सेशन पे नहीं होगा बेचारा। क्यों, क्या क्योंकि वो कहता है? उसमें जॉइंट राइट के बारे में बताया गया है ना, कि जॉइंट राइट के बारे में 42 में तो। सेक्शन 42 जॉइंट राइट्स के बारे में तो नहीं कहता, जॉइंट लायबिलिटीज के बारे Liability. में। तो सक्सेशन क्यों नहीं होगा ये बताओ? एलआर कुछ नहीं करेंगे वहां? मैम जैसे 3 पार्टनर्स हैं और एक की डेथ हो गई है, तो जो बच्चे पार्टनर्स है ना, उन पे लाइब बच्चे और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, द थर्ड पार्टनर का, तो उस पर लाइबिलिटी डिवॉल्व होती है। हाँ तो वो सक्सेशन में आएगा ना, वो उसके सक्सेशन ही तो हुए। तो सर्वाइवरशिप और सक्सेशन की प्रिंसिपल दोनों ही एप्लीकेबल होंगे ना। यस मैम। एलआर में आ रहे हैं ना, तो एक को क्यों है ना बेचारे को छोड़ रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ।
को श्योरिटीज कब लायबल है इक्वली कंट्रीब्यूट करने के लिए? किस सेक्शन में कह रखा है ये? और उनकी लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है? को श्योरिटी 148 मैम जॉइंट एंड सेवरल। 148 तो नहीं है वैसे। 120 जॉइंट एंड सेवरल तो सही है, बिल्कुल सही कहा। 128 में है मैम श्योरिटी की लायबिलिटी तो 128 में है। को श्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं शालू। श्योरिटी की हाँ, को श्योरिटी की, श्योरिटी की नहीं कह रही मैं। एक से ज्यादा है। सेक्शन बताती हूँ मैं तुम्हें, ए बी सी डी करके। ए 137, बी 139, सी 149, डी 148। 138 नहीं, वैसे तो मैंने तुम्हें जो राइट आंसर है वो तो बताया नहीं है, ई में डाल दो। 146। 146। मैं शालू की तो आदत है तुक्के मारने की है, कोई बात नहीं। खैर 140 ये 145 है, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, बेली की पर्टिकुलर लेन कहाँ दे रखा है? 179 में। नहीं, 171 170 के अंदर पर्टिकुलर लियन है और 171 में जनरल लियन है। वेरी गुड, ये तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, राइट ऑफ सब्रोगेशन कहाँ दे रखा है? 141 में 141 मैम। नहीं नहीं 140 में 141 में नहीं है। एक डिसाइड करूँ। 140 में राइट ऑफ सब्रोगेशन 140 में 140 में। हम्म। अच्छा ये बताओ, मॉसेस वर्सेस मैकबर्नर, ये केस का नाम है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? मॉसेस वर्सेस मैकबर्नर मैम ऑप्शंस। है। ऑप्शंस। ऑप्शन देती हूँ, चलो। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सी क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट, डी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मैम? क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट 68 to 72। जिसका लीडिंग केस है, ध्यान रखना। मैम कौन सा केस बताया आपने? मॉसेस वर्सेस मैकबर्नर, MOSES वर्सेस MACFERLAN, फर्लन। ओके ठीक है, ओके। अब आ जाओ इस पे। कब एजेंट पर्सनली एनफोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को? एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनली इन्फोर्स कब नहीं कर सकता और कब कर सकता है? ऐसी कोई कंडीशन कहीं दे रखी है? लगता है पीछे वाला तो खाली है सबका, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाला, है ना? मैम पढ़ा तो है पर याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है, ऑप्शंस बताती हूँ। 216, 260, बी 218, सी 230, 230 और डी 232। मैम 230। 230। क्या कंडीशंस है? जनरल रूल क्या है और उसका एक्सेप्शनली क्या है? 230 है क्या बेसिकली? मैम फॉर द एक्ट्स ऑफ द agent only principal is liable like vicarious liability। हाँ, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि एजेंट इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पर्सनल कैपेसिटी में, Yes ये मैम। जनरल। लेकिन वो कब कर सकता है? जब प्रिंसिपल बाहर रहता हो, जैसे रिसाइड अब्रॉड, या फिर प्रिंसिपल ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया हो, या तीसरा डिस्क्लोज तो कर दिया लेकिन तुम उसे सू नहीं कर सकते। ठीक है, Yes ये मैम। अच्छा ये बताओ,
कंसिडरेशन कब नेसेसरी नहीं है? 25 time bar debt or it's It's not written necessary. and registered हम्म, and past performance. ठीक है। और कहीं पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं हो, ऐसी कहीं कंडीशंस है? एजेंसी में। Agency में मैम। कहाँ पे है सेक्शन? वन एटी फाइव में। 185 मैम। 180। ओके, ये एक बहुत क्वेश्चन 10 बार मैंने देखा है, एग्जामिनर का फेवरेट है। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। Void। 142, 143। हाँ, ऑप्शन तो सुन लो। ए वैलिड, बी इनवैलिड, सी वॉइड, डी वॉइडेबल। इनवैलिड। मैम voidable। वॉइडेबल और इनवैलिड। इनवैलिड। ठीक है, voidable। आंसर्स आ गए मेरे पास। क्या करना है? इनवैलिड है, ध्यान रखना है ये चीज, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनका। ठीक है, पर मैम इनवैलिड invalid तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता ना। नहीं होता है ना, इनवैलिड ही तो होता है। मैम और void ये होगा ना फिर। वॉइड नहीं होगा, यहाँ पे इनवैलिड टर्म लिखी उसमें हुई है। इनवैलिड ही लिखा हुआ है टर्म, वो ही लिखना पड़ेगा। इनवैलिड है तो इनवैलिड ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट में इनवैलिड ही लिखा हुआ है 142 143 में। 3 में। ओके। इसलिए हम उसको वॉइडेबल नहीं करेंगे ना, वॉइड करेंगे। जो लिखा है वहीं पे वही लिखेंगे। अच्छा, अच्छा ये बताओ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कंडक्ट से डील करता हूँ लिविंग पर्सन के। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन से डील करता हूँ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन से सेक्शन में दे रखा है ये? 33 में। नहीं, 33 में नहीं, 34 मैम। 34। बहुत नियरेस्ट था वैसे तो। ठीक है, इसमें से मैं तुमसे क्वेश्चन, वो केस लॉ याद है क्या तुम लोगों को? थोड़े बहुत मैम। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस लॉस बता दो। मैम वो होगा ना कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। सेल्फ्रिज वाला केस है मैम। वेडल वर्सेस एटकिंसन कोई केस है क्या? यस मैम। इसमें क्या हुआ था ये बताओ। डील्स विद प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैम। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, क्या था इसमें? पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है ना। ध्यान रखना है, इसका प्रिंसिपल यही है वेडल वर्सेस एटकिंसन का, कि स्ट्रेंजर्स कैन नॉट एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज पे स्टिक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो मुझे लगता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो वो है सेक्शन 4। आप मुझे ये कि सेक्शन 4 की जो कंडीशंस है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये कैसे कंप्लीट होता है? मैम could you please repeat? Communication when complete against proposer, against acceptor. When it comes to the knowledge or when it is put in the course of transmission. हाँ, अगर हम कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस का की बात करते हैं स्पेसिफिकली,
तो उस केस में अगेंस्ट प्रपोजर के केस में वो कैसे कंप्लीट होगा ये बताओ। when it is out of the power of the proposee, मतलब promisee. When it is put into the course of transmission so as to out of the power of acceptor। ये स्पेसिफिक लाइंस रट लेना क्योंकि ये क्लियरली पूछी जाती है, मतलब वर्ड टू वर्ड प्रीलिम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की अगर हम बात करें, कंप्लीट होना है तो अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made, उस केस में वो कैसे होगा? नॉलेज पे मैम, नॉलेज कैसे? नॉलेज नॉलेज ऑफ रिवोकेशन, किसकी नॉलेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रपोजर की। एक्सेप्टर की, एक्सेप्टर मैम, उसकी खुद की एक्सेप्टर की नॉलेज की बात कर रहा है। प्रपोजर की तो उस केस में करेगा जब कम्युनिकेशन आप प्रपोजल का कर रहे हो। यहाँ तो रिवोकेशन की बात कर रही हूँ ना मैं। रिवोकेशन के केस में मैं आगे जाके थोड़ी कम्युनिकेट करूंगी। मेरे को उसने मना कर दिया कि मैं अपना घर नहीं बेच रहा हूँ, तो द मोमेंट वो मेरे पास लेटर आया और मैंने खोला तो क्या हुआ? वही रिवोक। तो अब उसकी नॉलेज में से क्या लेना देना मेरा? ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसलिए स्पेसिफिकली पोस्टल रूल जो होता है, जो सेक्शन 4 से डील करता है, ये ध्यान रखना। पोस्टल रूल स्पेसिफिकली डील्स विद द सेक्शन 4 और इसके दो लीडिंग केस लॉज है, ये पूछे जाते हैं कई बार। एडम वर्सेस लिंडसेल, ये ध्यान रखना है। तो मैम एडम एक बार वापस रिपीट करना, एडम वर्सेस लिंडसेल, लिंड LINDSELL, लिंडसेल। और दूसरा दूसरा हैम्पटन वर्सेस फ्रेसर, हैम्पटन HENTHAN, हैम्पटन वर्सेस फ्रेसर FRASER, फ्रेसर। ओके। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा ना। गन पाउडर एंड मैचस्टिक थ्योरी कहाँ दे रखी है? गन पाउडर एंड मैचस्टिक थ्योरी किसकी है पहले तो ये बताओ। माचिस आग लगाने वाली, कि यहाँ पे बारूद पड़ा है और आग लगानी थी, ये थ्योरी किसने दी है और कहाँ यूज हुई है? ये ध्यान है ये किसी को? नो मैम। एंसन की थ्योरी नहीं पता? ये गन पाउडर एंड मैचस्टिक। खैर ये मेंस का सवाल है, लेकिन ये पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 6 का है, रिवोकेशन का। रिवोकेशन कैसे मेड होता है ये उसकी बात करता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अग्रीमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स को रिस्ट्रेन करने का 27, नहीं, यस मैम, 27 में तो नहीं है। लीगल प्रोसीडिंग्स की बात कर रही हूँ मैं। 28, ये हमेशा गड़बड़ होती है सबसे, 27 28 वाली। यस मैम, 28 में है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, क्या पार्शियल रिस्ट्रेन इन केस किसी पर्टिकुलर पर्पस में, जैसे हमें किसी से शादी नहीं करनी है, ठीक है ना, नॉट टू मैरी एनीवन, एनी पर्सन, आई डोंट वांट टू मैरी एनी पर्सन इन माय होल लाइफ, ऐसा मैं अग्रीमेंट करती हूँ, void, तो क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, void मैम, और अगर मैं ऐसा ये करती हूँ कि मैं बी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्या होगा? valid, तो वैलिड होगा। क्यों? partial restraint है मैम, पार्शियल रिस्ट्रेन है, यानी मैं सिर्फ बी से ही शादी करने से मना करूंगी और किसी से नहीं, तो उस केस में तो वो वैलिड होगा। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अपना पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है तुम लोगों ने? कंप्लीट हो गया था ना, लास्ट टाइम वाइवा लिया था मैंने। यस मैम, तो
पार्टनरशिप का एक्सेप्शन कहाँ दे रखा है कि जहाँ पे हम कहते हैं ना कि मोनोपोली नहीं होगी, ये नहीं होगा, कोई रिस्ट्रेन नहीं करेंगे हम, लेकिन हम पार्टनरशिप में तो देते हैं, ये राइट देते हैं, तो उसका एक्सेप्शन कहाँ दे रखा है? 53 मतलब में दे रखा है एक तो। हाँ, नहीं 53 में नहीं है, 54 में है, 55 में है, सेक्शन 36 में है, 11 में है। ठीक है, अब जहां हम रिफ्रेन करते हैं ना कि लाइक बिजनेस का नहीं करेंगे हम, ये टाइटल और नहीं वहां करेंगे, पे दे रखा है कि वो वैलिड होगा ट्रांसफर अगर सारा स्पेसिफिक valid होगा। स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन से और स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आपने करार किया है तो वो वैलिड होगा वहां पे। तो ये वैलिड होगा बिल्कुल। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये कहाँ 69 पे है? 69 नहीं, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की बात कर रही हूँ मैं, 69 में नहीं है, जहां भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। ऑप्शन देती हूँ, 72, 69, 68 और 67 कहाँ है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? 70 72, ध्यान रखना। मैम एक बार वापस बोलना। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की जो थ्योरी है वो सेक्शन 72 में दे रखी है। ठीक है, यस मैम। डैमेजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा ये बताओ, ड्यूटी टू मिटिगेट लॉसेस, ये किसकी ड्यूटी होती है मिटिगेट करने की, कि वो कम से कम रिड्यूस करेगा लॉस को? ये ऑपोजिट किस पार्टी। अपोजिट पार्टी? आर यू श्योर? हम जिसे क्लेम कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट पार्टी, लाइक सपोज ये टॉर्ट में आता है कॉन्सेप्ट। तो ये अगर मैं ऑप्शन दूं, ए प्लेंटिफ, बी डिपेंडेंट, सी बोथ द पार्टीज, डी नन ऑफ द अबव, तो किसको डिफेंडेंट। करोगे? डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को नहीं, प्लेंटिफ को करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये उसकी लायबिलिटी होती है टू मिटिगेट लॉसेस, लाइज ऑन प्लेंटिफ, ध्यान रखना ये। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी कहाँ पे दे रखी है? 74। 74। 74। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी? मैं बता देती हूँ, बेल बॉन्ड, रिकॉग्निजेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कराया है पब्लिक ड्यूटी में, तो इन पे नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है ना, यस मैम। ये ध्यान रखना। फिर मैंने बेल में से नहीं पूछा ना, बेलमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा शायद। इंडेमनिटी, गारंटी सब बाकी है। हाँ, इंडेमनिटी, गारंटी, चलो गारंटी या इसमें से पूछ। अच्छा ठीक है, ये बताओ, क्रेडिट mere forbearance to sue creditor does discharge the surety, इट डजंट डिस्चार्ज द श्योरिटी। does not discharge, कहाँ दे रखा है ये? क्या मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। mere creditors forbearance to sue, कि वो sue नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या ऐसी लायबिलिटी श्योरिटी को डिस्चार्ज करेगी? नहीं करेगी श्योरिटी को डिस्चार्ज ये लाइबिलिटी। कहाँ कहाँ दे रखा है ये? 137। 1। जल्दी से होगा।
ठीक है। Implied promise to indemnify surety. कोई implied promise देना श्योरिटी को कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा, कहाँ दे रखा है ये? ऑप्शन दो। ए 140, सी 147, बी 147, सी 139, डी 141। 145। 145 ठीक है। बेलमेंट में से पूछ रहे तो बेलमेंट रह रहा है। अच्छा ये बताओ, बेलमेंट में ही है ये क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी की राइट कब होती है कोई भी बेल कोर्ट्स को क्लेम करने की? वो कहाँ दे रखी है? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू क्लेम बेल कोर्ट्स। 167 मैम। 67 क्योंकि इसमें फाइंडर वाला तो है ही इम्पोर्टेंट। अच्छा फाइंडर वाला पूछ लेती हूँ। फाइंडर के केस में जो लॉफुल चार्जेस वो लेता है वो किस रेशियो में तक में ले सकता है? 2/3। 2/3। 2/3। बिल्कुल ठीक है। फिर pledge by mercantile agent कहाँ दे रखा है? हाँ 178। 178। मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, ये ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सेक्शन जो है ना अपने इंडेमनिटी से लेके ये अपना एजेंट तक का, इसके सेक्शन सारे पढ़ जाना इंडेक्स में से। ओके मैम। क्योंकि ये लोग हो सकता है कि 1 से 75 सबको पता है क्या है, लेकिन ये जो पीछे का पार्ट है ना ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। और वहां पे तुमसे वो लोग और कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ सेक्शन पूछेंगे और कुछ नहीं पूछने वाले। ना कोई केस लॉ ना कोई प्रॉब्लम बेस्ड कुछ नहीं पूछेंगे। वो यहाँ से अगर कुछ उठा के पूछेंगे तो सेक्शन पूछेंगे वो, अगर उनको बहुत ज्यादा ही टफ करना है ना? जी मैम। ये ध्यान रखना। इंडेमनिटी का तो बता दो कौन कौन से सेक्शन करते हैं इंडेमनिटी के। 124, और 125। हाँ और That's it, ma'am. ठीक है। क्या 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 बोलता है 124 और 125? 124 तो इंडेमनिटी की डेफिनेशन बताता है कि इंडेमनिटी, और 125 में इंडेमनी होल्डर के राइट्स बताए गए हैं कि वो का एंटाइटल होगा। अच्छा तो अब क्वेश्चन ये पूछती हूँ मैं तुमसे कि लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा या No, नहीं ma'am. आएगा? नो। No, it's an exception. कहाँ पे होता है लाइफ इंश्योरेंस? फिर कहाँ पे इस पे नहीं आ रहा है तो कहाँ जाएगा फिर? Contingent contract, ma'am. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग इस तरह का। और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैरिड ये तो सुना ही होगा सबने, Yes, ma'am. कहाँ दे रखा है ये? 70. किसमें? I'm 70. 70 नहीं, क्वांटम मैरिड की बात कर रही हूँ। होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैरिड? क्वांटम 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 मैरिड क्यू यू ए एन टी एम मैरिड MERUIT मैरिड। ये 75 में है मैम। ये 75 में है। ये होता क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? Proportionally, ma'am. प्रोपोर्शनली बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनली आप जितना डिजर्व करते हो आप उतना ही मिलेगा आपको। एज मच एज यू डिजर्व, ये एक तरह से हो गया। ठीक है चलो
ये तो सबको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन। 56 फोर्स मैज्योर का प्रिंसिपल कहाँ दे रखा है? 56 मैम। ये भी ध्यान रखना, फोर्स मैज्योर पूछ ले, क्योंकि अब फोर्स मैज्योर का क्लॉज हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ये पता है ना? यस मैम। इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या बोल एंटिसिपेट। अभी आपने बोला ना वो क्वेश्चन की वो 56 में है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फोर्स मैज्योर ही बोलते हैं इसको शालू, इसको फोर्स मैज्योर का ही सिद्धांत बोलते हैं। ये एक तरह से वो एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आ गया एक मैम तरह से। आपदा। आपदा। आपदा बोलते हैं, क्यों मैं श्योर नहीं हूँ, गूगल ट्रांसलेट वाला मैं लेके नहीं चलती। मेरे को फोर्स मैज्योर ध्यान है, जहां तक मुझे ध्यान है फोर्स मैज्योर ही बोलते हैं इसको, या फिर इसको एक्ट ऑफ गॉड बोल सकते हैं, अगर तुम्हें याद करने के सेंस में कभी याद रखना है तो। लीगल टर्म है ना ये, तो इसका हिंदी मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस कैसा होता है? मैम जब तक वो इम्पॉसिबल नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड रहता है, और अगर बीच में ही जो प्रॉमिस है उसको क्या कहते हैं। आई थिंक इम्पॉसिबल वर्ड तो नहीं आना चाहिए इसमें, टर्म तो कुछ और है। एग्जैक्ट टर्म बताओ क्या होगी? जब पार्टी रिफ्यूज्ड या डिसेबल्ड हो जाए, यस मैम। ऐसे रिफ्यूज या डिसेबल्ड हो जाए, तब उस केस में होता है। तब क्या होता है, अगर रिफ्यूज या डिसेबल्ड हो जाए तो ब्रीच इन एंटायरिटी माना जाता है इन जनरल। ठीक है ना? ये ध्यान है ना सबको? ध्यान है? नहीं, नहीं ध्यान है। दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सेक्शन 39 में, क्या होते हैं वो दो ऑप्शंस? या तो उसको वॉइड कर दे या फिर वेट करे। वॉइड नहीं करते, दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे, या या, फिर या फिर अगर उसमें कुछ बोलता नहीं है, कुछ साइन वाइन अपने वर्ड्स के माध्यम से, तो वो ऐसा माना जाएगा कि कंटिन्यू है कॉन्ट्रैक्ट। कंटिन्यू है। दो हाँ, ही ऑप्शन है, वॉइड वैलिड कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई राइट एक्सरसाइज होगी यहाँ पे, या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से चलेगा या तो खत्म नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बस। तो ये ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एंटायरिटी पे लगता है, मतलब पूरी तरह से तोड़ेंगे, साथ रहेंगे तो पूरा रहेंगे, वरना तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे, वो वाला सिद्धांत एक हेलो, तरह से। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी मैम। अच्छा, इसका लीडिंग केस लॉ ध्यान है तुम लोगों को? नो मैम, केस तो नहीं लिखा हुआ। ऑलचेस्टर वर्सेस डेलाट्योर, किसी ने सुना है ये? यस मैम। ऑलचेस्टर वर्सेस डेलाट्योर, यस मैम। ये वो वाला है ना जिसमें वो एक मतलब केस लॉ था ये बेसिकली, मुझे जहां तक ध्यान है उसमें ये था कि वो बंकिंगम में बैठ के वो उसको चला के लेके गया था, फिर वो कहीं लुढ़क गई थी गाड़ी, तो फिर उसने बोला था ये तो ब्रीच माना जाएगा, तुमने तो मुझे पूरा घुमाया ही नहीं। तो ऐसा कुछ था एक केस, ये हॉलचेस्टर वर्सेस डेलाट्योर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है। मैम वो स्पेलिंग बोलना आगे वाली, ओल्चेस्टर वर्सेस। HOLCHESTER, जी मैम। हॉलचेस्टर वर्सेस DELA, डेला ट्योर, TOUR। ओके मैम। ये इंपॉर्टेंट केस है इसका। आई थिंक आज के लिए काफी है, जो यस वही मैं अगेन, आप लोगों का टाइम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में जरूर करना। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शंस पीछे के पूरे रट के जाना, इंडेक्स देख के चले जाना, ताकि भूलो नहीं। कल को वो डायरेक्ट सेक्शन पूछेंगे तो वहां अपने मार्क्स नहीं जाएंगे, ओके है मैम। ना? और TPA में डॉक्ट्राइन पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, थ्योरी में
ये लोग डॉक्ट्राइन्स का और ये कॉन्सेप्चुअल वाला जैसे मैंने 53A का बताया। मैम डॉक्ट्राइन कुछ सेक्शंस की लिखी हुई नहीं है, तो आपके पास अगर लिखी हुई आप ग्रुप में सेंड कर दोगे क्या? डॉक्ट्राइन वाला हाँ मैं भेज दूंगी। इसकी किन कॉन्ट्रैक्ट की भी भेज देना और उसकी भी भेज देना। हाँ हाँ, वैसे मेन डॉक्ट्राइन्स तो ये इसमें TPM है, TPA वाली मैं सारी भेज दूंगी। और ओके कॉन्ट्रैक्ट की इतनी है नहीं डॉक्ट्राइन्स, कॉन्ट्रैक्ट में केस लॉ ज्यादा है। बट अगेन ये लोग केस लॉ में नहीं जाएंगे, ये लोग ये पूछेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछेंगे बेयर है, जैसे मैंने हाँ, सेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में केस लो कम पूछते हैं, कम वो से एग्जाम्पल बना बना के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इलिस्ट्रेशन पूछ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन वाला सिस्टम हमारे यहाँ राजस्थान में नहीं है, पहले होता था अब खत्म हो गया। अब राजस्थान में दो ही ट्रेंड चलते हैं, या तो एकदम ही हटके कुछ पूछो जो बच्चे को बिल्कुल ही ना आए, या तो फिर सेक्शन पूछो, या फिर सेक्शन की लैंग्वेज पूछ लो। बहुत सीधे से लैंग्वेज उठा लेते हैं पूरी सेक्शन की। कुछ भी उठा लेते हैं। मतलब राजस्थान की एक सबसे अच्छी खासियत है वो कहीं से भी उठा के पूछती है, वो ट्रेंड में नहीं जाती है। और ट्रेंड में नहीं जाती, और हर बार है ना इनका कंसेप्ट ही चेंज रहता है, सेम नहीं रहता पेपर का। इसलिए अगर अगर पेपर क्लेरियम्स का निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ बैरेट पे ध्यान दो, और किसी चीज पे ध्यान नहीं दो, सिर्फ और सिर्फ बैरेट, ओके मैम। क्योंकि उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, ओके मैम, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, आराम से पढ़ो, अभी टाइम है ना? चलो ठीक है। थैंक यू।